तो बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम आज से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये अगर एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे तो ये इक्विलिब्रियम चैप्टर है, जो कि मतलब पार्ट 1 बुक का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम में ही दोनों पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, केमिकल एंड आयनिक एक ही में कंबाइन कर दिया। बाकी आप कोई अदर बुक पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये उसको दो चैप्टर में डिवाइड कर दिया। केमिकल इक्विलिब्रियम इज द डिफरेंट, आयनिक इक्विलिब्रियम इज द डिफरेंट। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है कि दोनों को एक साथ ही कर दिया है, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला सारा पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। अभी हम आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। बेसिकली इसमें हम जो जो पढ़ते हैं डेट इज आयनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आयनिक। अगर मैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊं तो उसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते थे? रिवर्सिबल रिएक्शंस के। रिवर्सिबल रिएक्शंस का क्या पहचान होती थी? H2 प्लस I2 इट गिव्स टू 2HI। जो डबल एरो से रिप्रेजेंट करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये सारा हम किस में पढ़ते थे बच्चा? केमिकल, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग कौन सा पढ़ते हैं? जो आयनिक रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे आयनिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? जैसे NaCl है, ये क्या बना रहा है? एक तो Na प्लस और Cl माइनस। तो जो आयनिक इक्विलिब्रियम है इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? आयनिक रिएक्शन। ये लिख लो, आपको पहचान हो जाएगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब दिस वन, आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब दिस वन। क्लियर है? ये इंट्रोडक्शन में लिख लो। तो बच्चों अगर मैं इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर के टॉपिक का बात करूं तो इसमें जो मतलब सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं डेट इज पीएच और पीओएच, ठीक है। आप लोग नाम सुने होंगे कि पीएच क्लास 9 10th में भी पढ़ा है ना, बेसिक लेवल का, कि पीएच कैसे फाइंड करते हैं। एसिडिक होता है, बेसिक होता है। फिर उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है वो बफर सोल्यूशन होता है। फिर उसके बाद जो थर्ड पार्ट होता है वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है। एंड जो फोर्थ पार्ट होता है वो इंडिकेटर होता है। ये सारे किसके पार्ट्स हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम के। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही करेंगे, कल हम पीएच स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहला पार्ट है डेट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इसका जो चलो, इसमें जो सबसे पहला पार्ट होता है डेट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? बताओ, आप लोग पढ़े होगे। नहीं पता है किसी को? किसी को पता है? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स को हम दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड जो सेकेंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे? विच कंडक्ट द सबस्टेंस विच कंडक्ट, क्या बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स को तूने दो पार्ट्स में डिफाइन किया, फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है जो 100% डिसोसिएट्स हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी सब्सटेंस जो क्या हो जाए? 100% डिसोसिएट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या लिखोगे? द सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स,
कंप्लीटली डिसोसिएट्स, ठीक है, विथ वाटर इनटू आयंस, बिल्कुल घुल जाए, द सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिसोसिएट्स विथ वाटर इनटू आयंस, जो मतलब बिल्कुल आयंस में क्या हो जाता है, डिसोसिएट्स हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं बच्चा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। एग्जांपल जैसे NaCl हो गया, CsCl हो गया, ZnS हो गया, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। समझ में आ गया? जो वाटर के साथ इसको डिसॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे या डिसोसिएट्स हो जाएंगे। चलो, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करता हूं, ये पार्शियली डिसोसिएट्स होते हैं, ये 100% डिसोसिएट्स नहीं होते। तो क्या लिखोगे, द सबस्टेंस विच इज पार्शियली, पार्शियली का मतलब बच्चा नॉट 100%, विच इज पार्शियली डिसोसिएट्स विथ वाटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में इस तरह भी लिख सकते हो, 100% डिसोसिएशन। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ये क्या होता है बच्चा, 100% डिसोसिएशन। और ये क्या होता है बच्चा, बोल, नॉट 100%। अब जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कोई बता सकता है? एसिटिक एसिड, ठीक है, जैसे क्या होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH, ये सारे क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑक्सैलिक एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इस पे क्या लिखोगे बच्चा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये जो होता है दैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे जो कि आप क्लास 9 10th में भी पढ़े हो ये सारा टर्म्स। इंसुलेटर भी होता है, ये भी मतलब ये क्या होता है कि ये भी करता है लेकिन बहुत लिमिटेड अमाउंट में करता है, तो इसको बैड भी लिख सकते हो, हाँ, बैड भी बोल सकते हो, वीक भी बोल सकते हो, मतलब चलो बच्चा, ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आप बेसिकली क्या होता है बताओ, द सबस्टेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसको दो पार्ट्स में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है जो 100% डिसोसिएट्स हो जाए, ठीक है, जैसे जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, 100% डिसो। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जो पार्शियली डिसोसिएट हो, जो मतलब क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट्स नो। क्लियर है बच्चा? फर्स्ट पार्ट इज द कंप्लीटेड। अब हम आते हैं, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो अभी आपको आयनिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली रिएक्शन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बेसिकली बच्चा जो रिएक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, जो इसमें हम लोग यूज करते हैं। जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। जो फर्स्ट होता है बच्चा उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन। जो सेकेंड होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, वेरी स्लो रिएक्शन। एंड जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन।
रिएक्शन को हमने 3 पार्ट्स में डिफाइन किया। फर्स्ट इज द वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकंड इज द वेरी स्लो रिएक्शन एंड थर्ड इज द मॉडरेट रिएक्शन। ये सब तो पढ़ा है ना 9th-10th में, लेकिन मैं फिर से सारा रिवाइज कर रहा हूँ। चलो बच्चा, अब डिस्कस करते हैं कि वेरी फास्ट रिएक्शन होता है क्या बेसिकली। कोई बता सकता है वेरी फास्ट रिएक्शन कैसे बोलोगे? हाउ यू डिफाइन वेरी फास्ट रिएक्शन? नाम से ही पता चल रहा है, वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब जो क्या हो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी फास्ट। तो लिख लो। हाँ, वेरी फास्ट मतलब ये किसके लिए होता है? जनरली ये आयनिक रिएक्शंस के लिए ही होता है, जिसमें कटायन और एनायन। चलो लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो वेरी फास्ट रिएक्शंस की। विच completed which completed in fraction of second is called, बोल बच्चा, फास्ट रिएक्शन। जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फास्ट रिएक्शन या फिर वेरी फास्ट रिएक्शन। इसका एग्जांपल लिख लो बच्चा, जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? बहुत ही फास्ट होते हैं। तो आयनिक रिएक्शन, जो आयनिक रिएक्शन होते हैं ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। जो सेकंड होता है बच्चा उसको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। सेकंड इज द वेरी स्लो रिएक्शन। अगर वेरी स्लो रिएक्शंस का डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे बताओ? द रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन, बोलो, इन अ डे, अ मंथ, अ ईयर, मतलब जिसमें बहुत सारे दिन लग जाते हैं, बहुत सारे महीने लग जाते हैं और बहुत सारे साल लग जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो लिख लो बच्चा, ए रिएक्शन, ये सारा नाम अच्छे से लिखना है, ए रिएक्शन इन विच completed in a day, देखो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इन अ डे, अ मंथ, अ ईयर इज कॉल्ड, बोल बच्चा, स्लो रिएक्शन या वेरी स्लो रिएक्शन। कोई ऐसा रिएक्शन जो दिन में, बहुत सारे दिन में कंप्लीट हो, बहुत सारे महीने में कंप्लीट हो या फिर बहुत सारे साल में कंप्लीट हो, इसको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल आप में से कोई बता सकता है? हाँ, और देखो बहुत कॉमन एग्जांपल आप हमेशा यूज करते हो एक वर्ड, मैं बताऊं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ये भी क्या होता है? बहुत स्लो प्रोसेस होता है बच्चा, इसमें भी क्या हो जाते हैं? बहुत सारे महीने या फिर बहुत सारे साल लग जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है? किसका एग्जांपल हो जाएगा? वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, जैसे फंगस वाला केस होता है, फंगस भी 1-2 दिन में नहीं पड़ता है बच्चा, वो क्या होता है? बहुत सारे दिन में पड़ता है। तो ये भी क्या हो जाता है? बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या होता है बताओ? ये फास्ट प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस। तो इसमें लिख लो एग्जांपल में बच्चा, रस्टिंग ऑफ आयरन, फंगस, ये सारे क्या है? बहुत ही स्लो प्रोसेस। थर्ड जो होता है वो मॉडरेट रिएक्शन होता है। मॉडरेट रिएक्शन बच्चा क्या होता है? कोई बता सकता है क्या होता है? हम्म, देखो जो मतलब मॉडरेट रिएक्शन होता है ये क्या होता है? लिमिटेड टाइम में कम। लिमिटेड का मतलब होता है कि आपको जितना, ये लैब प्रोसेस होता है, मतलब जब भी आपको नीड होगा उसी टाइम में जो कंप्लीट कर दो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, चलो तो लिखो, ए रिएक्शन, मतलब द रिएक्शंस विच आर इन लैब प्रोसेस, लिख लो बच्चा मॉडरेट का, द रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज, पहले पॉइंट वाइज लिख लो, दिस रिएक्शन, this reaction is lab process,
ये लैब में बनाया जाता है बच्चा, जो मैन मेड होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज द दिस रिएक्शन completed completed in limited time limited time लिमिटेड टाइम का मतलब क्या हो गया, जब भी आपको नीड हो, व्हेन यू नीड। चलो, अब मेन पॉइंट है, इसका एग्जांपल कौन बताएगा? हाँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर और H2A2 डिकम्पोजिशन ऑफ H2A2। ठीक है, तो ये लिख लो बच्चा, ये सारे क्या होते हैं, जो जो लैब प्रोसेस में होता है, ठीक है, जो हम खुद से बनाते हैं कि भाई मेरे को ये 1 घंटे में बनाना है, आधे घंटे में बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O, क्या बोल रहा है बच्चा, कुछ बोल रहा है? H2O, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O, ये ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये आप पढ़ोगे 12th में। स्टेरिफिकेशन जानते हो आप लोग, नाम सुने हो? स्टेरिफिकेशन जो कॉमन, अगर भाषा में लोग, जो गन्ना होता है ना, जब गन्ने को जब हम सड़ा देते हैं तो वो स्टेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। जो किसमें H2O, मतलब ये डिकम्पोज, जैसे H2O प्लस हाफ O2 इट गिव्स टू, हाँ, ये वाटर प्लस वो ऑक्सीजन को मिक्स करके, ये लैब प्रोसेस है, ठीक है, ये इसको लैब में बनाते हैं, ये नेचुरली नहीं होता है। तो ये कैसे बनता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बस आपको ये याद रखना है कि ये किस में लैब प्रोसेस है या कौन सा है। तो ये लैब प्रोसेस होता है, यहाँ पे लिख लो, ये दिस वन इज द लैब प्रोसेस। मतलब जो जो लैब में आप बनाते हो सारे क्या हो जाते हैं, मॉडरेट रिएक्शंस में आते हैं। आज हम सारा बेसिक टर्म्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने 2 टॉपिक कवर किया, ध्यान से सुन। फर्स्ट हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको समझ में आ गया। सेकंड इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें हमने 3 पार्ट्स में डिफाइन किया, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट। वेरी फास्ट रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो, और वेरी स्लो का मतलब क्या होता है, जिसमें दिन साल महीने लग जाते हैं, और जो मॉडरेट रिएक्शन होता है जो लिमिटेड टाइम में कंप्लीट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो। चल, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक वैसे मैंने पढ़ा दिया, लेकिन इसमें भी हम पढ़ाते हैं, मूल में मैंने पढ़ाया होगा। डेट इज थर्ड टॉपिक इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो सबको पता होगा बच्चा। तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो, इसको मैं बहुत फास्टली पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती थी, जल्दी से बोल। द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। इसकी यूनिट क्या होती थी बच्चा, कैसे आई थी पता था ना। चल, इसमें देखो 3 टर्म्स हम पढ़ते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शंस का सबसे पहले डेफिनेशन तो सबको पता है, लिखवा दो फिर से या लिख लो। क्या होता है, इसको ROR बोलते हैं। बेसिकली अपने को जो ROR इक्वल टू होता है, क्या होता है बोलो, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड, बोल बच्चा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई, क्या होता है, टाइम टेकन। अब अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शंस की अगर आप यूनिट पूछेगा तो इजीली बता सकते हो। देखो, रटना नहीं है, आप जैसे जैसे डेफिनेशन बोल रहे हो वैसे वैसे आपको चेंज करना है, ठीक है। चलो पहले इसको नोट करो, फिर मैं इसका यूनिट देखो कई बार पूछा हुआ है। द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन।
अब बच्चा देखो, इसका यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट देखो, मैंने बताया था मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में। बताओ आप कैसे करोगे। ऊपर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे क्या है, टाइम है। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इतना याद रखना। अब किसी भी रिएक्शंस का मैंने आपको ये भी सिखाया था कि कैसे नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। कितने लोगों को आता है, प्लीज टेल मी। किसी भी रिएक्शंस का नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो कैसे लिखते हो, याद है। मोल वाले में मैंने बताया था। चलो ये मैं क्वेश्चंस के थ्रू, देखो किसी भी रिएक्शंस का नेट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। आपको पता है कि एक तरफ रिएक्टेंट की साइड माइनस होता है, प्रोडक्ट की साइड क्या होता है, प्लस होता है। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ ये मैथमेटिकल फॉर्म में। तो लिख लो, हेडिंग डाल लो, हाउ टू राइट नेट रेट ऑफ रिएक्शन। हाउ टू राइट नेट रेट ऑफ रिएक्शन इन एनी गिवन रिएक्शन। कोई गिवन रिएक्शन है बच्चा, उसका अपने को क्या करना है, नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैथमेटिक्स टॉपिक है। जैसे मैं कोई नॉर्मल रिएक्शन लेता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं H2 प्लस I2 इट गिव्स टू 2HI। चलो ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं आपको शायद बताया होगा। तो आपको ये बच्चा ये तो पता है, ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और ये वाला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो हमेशा जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन है वो dx/dt के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो चलो जैसे इसके लिए लिखना है तो बस आप क्या करोगे, dx/dt के फॉर्म में लिखोगे, बाकी इधर माइनस और इधर प्लस। चलो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। तो इस रिएक्शंस के लिए जो आपका नेट रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ध्यान से देखना बच्चा, क्या हो जाएगा, माइनस डी, और ये क्या हो जाएगा, H2/dt। बोलो कुछ याद आया कि नहीं आया। इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है बच्चा, कितना हो जाएगा, माइनस, बोल, dI2/dt। याद आया। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोल, ये प्रोडक्ट है बच्चा, प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, प्लस, और ये देखो स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको किसमें लिखते थे, फ्रैक्शंस के फॉर्म में। तो कितना हो जाएगा, 1/2d, और ये कितना हो जाएगा, HI/dt। बोल बच्चा। तो ये नेट रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शंस का लिखने का तरीका होता है। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, मैंने ये भी बताया था, बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ टाइम। ये सब भूल गया तो लोग, यहाँ पे लिख ले फिर से। पता नहीं तेरे में ही पढ़ाया है क्यों, मुझे याद है कि मैंने पढ़ाया है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चा, बोल, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बोल बच्चा, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस विथ टाइम। टाइम के साथ ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जल्दी से बोल, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ टाइम। एक 12th में चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन, केमिकल कैसे मूव करता है, तो उसमें भी ये सब पढ़ोगे तुम। लेकिन अभी अगर पढ़ लोगे तो उस समय बहुत यूजफुल होगा। हाउ टू राइट नेट रेट ऑफ रिएक्शन, बच्चा ये तो सारे बच्चों को आ गया होगा कि कैसे नेट रेट ऑफ, इस पे एक दो क्वेश्चन पहले करेंगे तभी तेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। आज हमने बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ रहा है, ठीक है। लॉग की वैल्यू किसको किसको आती है, लॉग किसको सॉल्व करने आता है, मैथ्स में हो गया लॉगरिथम। तो इसमें आयनिक में वही सब है। तो लॉग नहीं पढ़े मतलब मुझे मुझे पहले पढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि केमिस्ट्री सॉल्व हो जाए। तो मैं कल तेरे को मैथ्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा।
हाँ हाँ, log 0 log 10 का यूज होता है, log 1 2 3 4 4। log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू। हाँ, चलो पहले ये कल होगा, पहले अभी ये पढ़ा। ये मैथ से कल एक्चुअली पीएच लॉग से ही सॉल्व करते हैं। तो बच्चा देखो ध्यान से, अभी अपना टॉपिक है कि हाउ टू राइट नेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन का नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता है, कुछ नहीं करना है, बस dx बाई dt के फॉर्म में लिखते हैं। अब रिएक्टेंट के साइड माइनस लगा देते हैं, प्रोडक्ट के साइड प्लस लगा दे, और बीच में सारे के क्या लगाते हैं, इक्वल। बस इसी में यही तरीका होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो इसका खुद से लिखो आप। जैसे मैं बोल रहा हूं कि आपके पास कोई रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, इट गिव्स टू, बोल, 2NH3। चलो जल्दी से इसका नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ। सेम प्रोसेस dx बाई dt के फॉर्म में लिखना है बच्चा। मैं लिखूं या आप लिखोगे? चल लिख। हो गया? चलो ध्यान से देखो, मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ अपना मैच कर लेना। तो बच्चा देख, सबसे पहले अपने को रिएक्टेंट रिएक्टेंट, चलो ये वाला पार्ट हो गया, और प्रोडक्ट इज द दिस वन। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, सबसे पहले बस इसमें देखो दो बातें याद रखना है। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया रहेगा तो वो फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखोगे, बाकी सारा dx बाई dt के फॉर्म में। तो इसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है, n2 में नहीं दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी n2 बाई dt। बोलो सही है, इक्वल टू, देखो फिर क्या हो जाएगा, माइनस 1/3, ये क्या हो जाएगा, dH2 बाई dt, इक्वल टू, फिर उसके बाद प्लस, ये माइनस प्लस लगाना भूलना नहीं है बच्चा। कुछ बच्चे बोल रहे डायरेक्ट, हमेशा इस पे प्लस आप दिखाओगे, तो प्लस 1/2 डी, ये क्या हो जाएगा, NH3 बाई dt। ये इस रिएक्शंस का नेट रेट ऑफ रिएक्शन है। बोलो अब लिख लोगे? बस कुछ नहीं करना है, बस dx बाई dt के फॉर्म में, और रिएक्टेंट के साइड माइनस और उधर प्लस कर लोगे। एक क्वेश्चन और कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। That is 2a plus 3b, it gives to 4c plus 5d। हो गया? चलो ध्यान से देखो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, एक साथ बोलो, -1/2 dA बाई dt, इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/3, ये कितना हो जाएगा, dB बाई dt, इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस 1/4, और ये कितना हो जाएगा, dC बाई dt, इक्वल टू, बोल, प्लस 1/5, और ये कितना हो जाएगा, dd बाई dt। चलो अब इसी क्वेश्चंस को देखो, मैं एक और तरीके से पूछ रहा हूं, इसमें बस केमिकल कॉन्सेप्ट, वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। अगर मैं बोलूं भाई इस रिएक्शंस का आप रेट लॉ इक्वेशन लिखो, तो लिख सकते हो? केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने पढ़ाया था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोल बच्चा समझ में आया कि नहीं आया? तो चल, तो वही मैं उस फॉर्म में लिखता हूं, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शंस का बोल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखूंगा जल्दी से बोल, A की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा, B की पावर 3। अब देख प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा तो क्या हो जाएगा, ROR इक्वल टू K, और ये क्या हो जाएगा, A की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा, B की पावर 3। तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? रेट लॉ इक्वेशन। अब देख, इसमें तू बहुत सारी क्वेश्चन पूछ सकता है,
ठीक है, जैसे वो पहला, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में ही तेरे को बता दिया था कि यहाँ पे आप ऐसे लिख लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, बोल, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर है? इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, रेट लॉ इक्वेशन। तो रेट लॉ इक्वेशन जब भी लिखना है आप रिएक्टेंट के लिए लिखोगे, बस पहले क्या करोगे, प्रोपोर्शनलिटी दिखा दो, फिर उसके बाद बीच में के लगा दे, वो रेट लॉ इक्वेशन हो जाएगा। बोलो, तो दो चीजें मैंने आपको सिखाया। पहला, किसी भी रिएक्शंस का नेट रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, वो तो समझ में आ गया। सेकेंड, किसी रिएक्शंस का रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये भी समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोल। आ गया? चल, इसको देख, एक्सपेंड करेंगे तो बहुत इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत सारे हम इसको एक्सपेंड, लेकिन उतना यूज नहीं है जो जिससे अपना काम चल जाए। बाकी 12th में केमिकल काइनेटिक्स में इसको फिर से तू बहुत हाई लेवल का पढ़ेगा। क्लियर है बच्चा? तो अभी हमने दो टॉपिक पढ़ा। क्या पढ़ा? कैसे किसी रिएक्शंस का नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, कैसे किसी रिएक्शंस का रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। बस दो चीजें आपको याद रखना है, बाकी आप 12th में पढ़ोगे। चलो एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखा दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आपको इसमें पहले इसका राइट नेट रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, इन फॉलोइंग रिएक्शन। चल बच्चा, मैं आपको रिएक्शन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 4a प्लस 5b इट गिव्स टू 6c प्लस 7d। लिख लोगे? चलो, सबसे पहले नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इज द रेट लॉ इक्वेशन। लिख के एक बार ट्राई करो। नेट रेट ऑफ रिएक्शन मतलब dx बाई dt के फॉर्म में। ठीक है, और रेट लॉ इक्वेशन मतलब पहले प्रोपोर्शनलिटी दिखा दो, फिर उसके बाद k लगा दो, वो हो जाएगा। हो गया बच्चा? चलो देखो, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एक साथ सब बोलोगे। सबसे पहले नेट रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, तो इसमें तो बहुत इजी है, dx बाई dt के फॉर्म में, बस इधर माइनस लगा दे। तो ये देख, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ है, तो ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1/4, और ये कितना हो जाएगा, da बाई dt इक्वल टू बोल -1/5, और ये क्या हो जाएगा, db बाई dt इक्वल टू बोल +1/6, और ये क्या हो जाएगा, dc बाई dt। फिर उसके बाद बोल +1/7, और ये क्या हो जाएगा, dd बाई dt। बोल बच्चा, समझ में आएगा नहीं? कितने लोगों का सही था ये? ठीक है, ऑनेस्ट रहना। चलो, अब सेकेंड पार्ट है बच्चा, रेट लॉ इक्वेशन। पहले बताओ, रेट लॉ इक्वेशन कितने लोग लिख चुके हो? बहुत इजी है। पहले, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो देखो सेकेंड पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट तो देखो, मैं अकॉर्डिंग टू क्या बच्चा, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब क्या हो जाएगा, a की पावर 4 और क्या हो जाएगा, b की पावर 5। अब उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटा दे, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएगा तो ROR इक्वल टू K, और ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4 और ये क्या हो जाएगा, b की पावर 5। ये इक्वेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेट लॉ इक्वेशन। चलो अच्छा, एक बात बताओ, इस k को आप क्या बोलते हो? अगर k को पढ़ना रहेगा तो क्या पढ़ेगा, k को कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, तो k इज द, लिख लो यहीं पे, रेट कांस्टेंट। चलो, इसमें मैं थोड़ा सा और भी मैथ्स इसमें मैं कर सकता हूं, इसको और हाई लेवल तक ले जाऊं। देखो इसको देखो, मैं चाहूं तो इसको और, अब इसमें मैथ्स में देखो, मैथ्स इसमें कैसे इन्वॉल्व करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना तो वो कुछ लॉजिक तेरे को करना पड़ेगा। और तू सोच रहा है डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा,
चलो मैं देख इसमें कैसे मैं थोड़ा सा मैं तेरा माइंड चेक कर रहा हूँ कि मैथ्स तेरे को कितना आती है। ध्यान से सुन, ये इक्वेशन तो सबको समझ में आ गया बच्चा, आर ओ आर इक्वल टू के और दिस वन। चलो ध्यान से देख, मैं इसको थोड़ा सा मैथ्स लेवल पे ले जा रहा हूं, अभी पता चल जाएगा तुम लोग को मैथ्स कितनी आती है। चल, इक्वेशन इज द आर ओ आर इक्वल टू के, ए की पावर कितना लिख लू बोल, कितना 4 एंड बी की पावर 5। ध्यान से देखना बच्चा, अभी इस बार सब पूरी जनता साफ हो जाएगी। अब उसके बाद के पता है, डेट इज द रेट कांस्टेंट, तो के इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, आर ओ आर डिवाइडेड बाई ये टर्म्स क्या है, ये इसको मैं कॉन्सेंट्रेशन बोल सकता हूं। चलो ठीक है, तो इसको मैंने कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया। अब कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर क्या है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको मैंने एन से डिफाइन कर लिया। ध्यान से देखना बच्चा, अब इसमें मैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता हूं मैथ्स। अब आप देख, रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बोल, मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, अब उसके बाद नीचे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। चल बच्चा, ये तो इससे कट गया, अब आपको क्या बचा, पर सेकेंड। ध्यान से देखना, अब आपको जब n इक्वल टू, n इस सबको डिसाइड कर रहा है, ठीक है, n की वैल्यू यहां पे 1, मतलब 1 टाइम लिया इसलिए मैंने 1 पुट कर लिया। तो अगर आपको n इक्वल टू 1 है तो तेरी यूनिट कितनी आ जाएगी, पर सेकेंड। अब देख क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन वो पूछेगा इन रेट लॉ इक्वेशन, चलो ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन सबको आता है, इन रेट लॉ इक्वेशन इफ n इक्वल टू 2 फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बोल, क्वेश्चन तो सबको क्लियर हो गया ना, ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है, चल ध्यान से देखना। मतलब इसमें देख, मैं क्वेश्चन पहले लिख रहा हूं, तू भी लिख, इन रेट लॉ इक्वेशन, इन रेट लॉ इक्वेशन, चलो ठीक है, रेट लॉ इक्वेशन तो सबको आता है, इन रेट लॉ इक्वेशन इफ कॉन्सेंट्रेशन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करना है, इफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 2 टाइम्स फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, फाइंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बोल बच्चा, क्वेश्चन किसको किसको क्लियर हुआ। देखो जैसे बोल रहा है रेट लॉ इक्वेशन मतलब दिस वन, अब इस रेट लॉ इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स। अब आपको के की यूनिट बताना है, कर लेगा कि नहीं कर लेगा, जल्दी से बोल, ये मैथमेटिकल है, कॉपी पे कर, कॉपी पे करो सारे बच्चे। चलो कितने लोगों ने कर लिया, कॉपी पे करो। मतलब यहीं पे पता चलेगा तो लोग को मैथ्स आती है कि नहीं आती है। मतलब मैथ्स, केमिस्ट्री मैथ्स का कॉम्बिनेशन है। चलो मैं इसको सॉल्व करूं, आलोक दिमाग नहीं काम कर रहा है इसमें। चलो सब लोग अपना अपना आंसर बताओ, तुम्हारा क्या केशव, 1/2 कहां से आ जाएगा, देख बस सेम स्टेप को फॉलो करो। चलो देखो मैं कर रहा हूं, बस जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे करो। सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूं, बस देखते रहना। क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है इन रेट लॉ इक्वेशन, तो चलो सबसे पहले रेट लॉ इक्वेशन लिख लेते हैं, आर इक्वल टू के, मतलब ए की पावर एन लिख लेते हैं, ए इज द, कोई नहीं मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, आप मैच कर लेना। चलो ठीक है, ये रेट लॉ इक्वेशन हो गया। अब बोल रहा है बच्चा कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू कितना हो गया, 2, और उसके बाद बोल रहा है के, मतलब फाइंड द यूनिट ऑफ रेट को, मतलब के का यूनिट पूछ रहा है। ध्यान से देख, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, के इक्वल टू क्या लिखूंगा बोल, रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर। ध्यान से देखना बच्चे, मैथमेटिकल टर्म्स है, डिवाइडेड बाई बोल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के पावर बोल रहा है कितने टाइम्स, 2 टाइम। बस आगे का प्रोसेस कितना इजी है ध्यान से देखना। तो रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट हर किसी को आती है, क्या होती है जल्दी से बोल,
मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई, ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट कितनी होती है जल्दी से बोल, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर दो बार है बच्चा, चल ठीक है, मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर, ध्यान से देखना, तो एक इससे ये कट गया, क्या आएगा बोल, हाँ पर मोल लीटर पर सेकेंड। ये बच्चा देख, ये देखने से ही तेरे को डर लग रहा होगा, तो आपका आंसर है तो अच्छी बात है, इसको नोट करो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। बोल बच्चा कर लेगा। तो इसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 3 दे दिया तो क्या करेगा यहां पे बोल, मोल पर लीटर, चलो ठीक है, विशेष तुम बताओ बच्चा, ध्यान से सुन, अगर तेरा इसमें कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू दम आंसर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चाहिए, वेरी फास्ट रिएक्शन बन जा बच्चा, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 0 है, ध्यान से सुन, फाइंड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, इतना टाइम लग रहा है, हाँ देखो 1 बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 0 हो गया, तो तेरा यूनिट, जल्दी से बोला, अभी भी सही नहीं बोला, अरे फिर यही वाली यूनिट हो जाएगी, ये 0 हो गया, मतलब ये सारा क्या हो गया 0, तो तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, नहीं ये पूरा इसको यूनिट बोलना चाहिए था ना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 0 है तब भी तू यूनिट फाइंड कर सकता है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 1 है तब भी फाइंड कर सकता है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 2 है तब भी फाइंड कर सकता है, बस आपको क्या करना है बच्चा, ये वाला टर्म्स याद रखना, मतलब रेट लॉ इक्वेशन लिखा, फिर केस से, फिर कॉन्सेंट्रेशन की पावर, बोल समझ में आया कि नहीं आया, तो ये मैथमेटिकल टर्म्स था जो कि आप लोगों को नहीं आता। हाँ। चल, नेक्स्ट हेडिंग इज द एसिड बेस थ्योरी, इसको स्टॉप कर अभिनव, पॉज कर।